शान। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाजरे का केक काटकर मिलेट्स एग्जीबिशन का किया शुभारंभ। संसद भवन परिसर में मोटे अनाज की लगाई गई है प्रदर्शनी। संसद परिसर में संसद के सभी सदस्यों के लिए विशेष मिलेट ओनली दोपहर के भोजन का आयोजन। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मिलेट को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मिलेट से पोषण अभियान को दे सकते हैं बढ़ावा। G20 की बैठकों के दौरान डिनर और लंच में एक डिश होगी मिलेट से बनी हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए मोटे अनाजों के महत्व पर डाला प्रकाश। बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा कि भारत बाजरा उत्पादन में विश्व में पहले पायदान पर। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 की अवधि में पेट्रोल में औसतन 10% एथेनॉल का किया गया सम्मिश्रण। 20% करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल भंडारण क्षमता को बढ़ाने का काम जारी। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी जानकारी। उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा का जताया पूर्व अनुमान। और अब समाचार विस्तार से, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाजरे का केक काटकर मिलेट्स एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। संसद भवन परिसर में मोटे अनाज की प्रदर्शनी लगी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री संसद परिसर में संसद के सभी सदस्यों के लिए विशेष मिलेट ओनली दोपहर के भोजन की मेजबानी कर रहे हैं। वहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में मिलेट्स को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मिलेट से पोषण अभियान को बढ़ावा दे सकते हैं। G20 की बैठकों के दौरान जो भी डिनर और लंच आयोजित किए जाएंगे उनमें मिलेट से बना कुछ न कुछ खाना भी रखा जाएगा। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने मिलेट्स की गीत स्पर्धा, मिलेट्स की निबंध स्पर्धा, मिलेट्स पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। ये छोटे फार्मर को विशेष रूप से, जब ये दुनिया में अभी 200 से ज़्यादा मेहमान, 200 ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग हो रहा है, लाखों से ज़्यादा लोग G20 में आ रहे हैं, उन सब लोगों को कहाँ भी पॉसिबल है, कहाँ भी डिनर वगैरह होगा, वहाँ हम मिलेट का भी कुछ तो कुछ आइटम रखेंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर बाजरे के उत्पादन के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाजरे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। एक समय था कि जब हमारे देश में मोटे अनाज की बहुतायत थी, लेकिन समय के साथ इसकी कमी होती चली गई। आज फिर से मोटे अनाजों के महत्व को समझाने की जरूरत है। मिलेट्स का जो सम्मान थाली में होना चाहिए उसका अभाव है और मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। एक समय था जब मोटे अनाज की बहुतायत हमारे देश में थी, लेकिन गेहूं और चावल आने के बाद थोड़ा ये उपेक्षा का शिकार हुआ। यद्यपि आज भी दुनिया में भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मिलेट्स में विशेष रूप से खास चीज ये है कि ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है, छोटा किसान भी इस पर काम कर सकता है और कम पानी में और बिना फर्टिलाइजर के भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इसमें लागत भी कम आती है और किसान को मुनाफा भी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि एथेनॉल के सम्मिश्रण की आवश्यकताओं के अनुसार इसे रिफाइनरियों, टर्मिनलों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसर सहित कई स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार इसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने कहा कि OMCJ ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 की अवधि में पेट्रोल में औसतन 10% एथेनॉल का सम्मिश्रण किया है और इस सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल भंडारण क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी प्रदान की। उत्तर भारत में मौसम ने एकाएक करवट ले ली है। तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, तो वहीं दिल्ली में ठंड के साथ ही कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार की सुबह दिल्ली NCR के इलाके में घना कोहरा देखने को मिला। सोमवार को मौसम का पहला कोहरा देखने को मिला। स्थिति ये रही कि राजधानी में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरे का पूर्व अनुमान किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शनिवार तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार बिगड़ ही रही है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक कल 410 दर्ज किया गया। AQI में आए इस अचानक उछाल के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उप समिति ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक की। इस दौरान उप समिति ने समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की व्यापक समीक्षा की। उप समिति स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और दिल्ली में वायु गुणवत्ता और मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व अनुमान के आधार पर आगे के उचित निर्णय के लिए आवश्यकता पड़ने पर आज फिर से स्थिति की समीक्षा करेगी। केंद्र सरकार देश में कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में साल 2022 में ICAR ने कृषि विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के अलावा सॉफ्ट स्किल जैसे कई नवाचार करने के अलावा वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए हैं। कृषि शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने के अलावा एग्री दीक्षा जैसे नवाचारों पर दूरदर्शन संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल से।
भारत सरकार देश में कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को लगातार बढ़ावा दे रही है। साल 2022 की अगर बात करें, इस साल में शिक्षा के मामले में किस तरह नवाचार हुए, नई शिक्षा नीति को लागू कर युवाओं को कौशल युक्त और दक्षता युक्त बनाने में कितनी मदद मिली, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल। सर, अगर बात करें नई शिक्षा नीति के जरिए साल 2022 में भारत में युवाओं को एक नया आयाम देना कितना महत्वपूर्ण है? ये 2022 का साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका पालन करने के लिए और इसको लागू करने के लिए हमने बहुत सारी प्रयास किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने लागू भी की हैं अपने कृषि विश्वविद्यालयों में, जिनमें मूलतः आप देखेंगे तो हमने करीब हर कृषि विश्वविद्यालय में 10% सीट बढ़ाने के लिए सभी कृषि विश्वविद्यालयों को हमने एक दिशा निर्देश दिया है और सभी विश्वविद्यालयों में बढ़ाई भी हैं। जो हमारा क्वालिटी वाला एस्पेक्ट है, उसके लिए भी हमने जो BSMA की रिकमेंडेशंस, जो पोस्ट ग्रेजुएट और PhD का प्रोग्राम जो रिवाइज किया था, उसको भी हमने लागू किया। हमने बहुत सारे नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं। कृषि शिक्षा में कौन कौन से नए आयाम हैं जो बेमिसाल कहे जा सकते हैं? बेमिसाल के लिए मैं कहूँगा, एक तो जो हमने हैकाथन किया, उसमें बहुत बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अभी एक हैकाथन, 2 हैकाथन हमने इस वर्ष किए, उसमें बहुत सारे नवाचार हमारे पास आए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा एक MOU साइन किया इस बार हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से। हमारा मेडिटेशन और जो योगा है, इसको हमने अपने कृषि विश्वविद्यालयों में एक कंपलसरी कोर्स के रूप में लागू किया। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हो या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का मामला हो या युवाओं को कौशल दक्षता की बातें हो, इनमें क्या क्या नवाचार हुए? इनमें तो बहुत सारे नवाचार हम लोगों ने किए हैं। अभी जैसे मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप की, आपके किस तरह से बच्चे अपना स्वरोजगार ढूंढें, तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा एक विश्व बैंक की योजना है, उसमें करीब हमने 400 के आसपास वोकेशनल कोर्स हमने शुरू किए हैं। हमने एक सॉफ्ट स्किल, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है कि बच्चे सॉफ्ट स्किल को कैसे सीखें, इसके लिए हमने करीब 60 कृषि विश्वविद्यालयों में हमने कोशिश की है कि लैंग्वेज लैब एस्टेब्लिश की जाए। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है इस वर्ष, वो है जो हमने पूरे 74 यूनिवर्सिटीज़ में एक स्मार्ट क्लासरूम जो हमने लगाया है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें हमने ये अनिवार्य किया है सभी कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कि किस तरह से सभी कृषि विश्वविद्यालयों में जो अच्छे टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सेंट्रल प्लेस पर एक जगह उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कोई भी बच्चा एक अच्छे अध्यापक द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर सुन सके। जिस पोर्टल को हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने लॉन्च किया और जिसका नाम है एग्री दीक्षा, तो कृषि दीक्षा करके वो पोर्टल है और काफ़ी इसको पॉपुलैरिटी मिली है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका मानना है कि साल 2022 कृषि शिक्षा के मामले में न केवल बेमिसाल रहा है, बल्कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के साथ साथ एक चरित्रवान युवा का निर्माण कर राष्ट्र के विकास में प्रगति करने के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अमित खान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। नमामि गंगे अभियान ने एक और कामयाबी हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्थान UNEP ने नमामि गंगे अभियान को UN वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के टॉप 10 में शुमार किया है। ये अवार्ड पर्यावरण संरक्षण से जुड़े भारत के प्रयासों को वैश्विक मान्यता है। गौरतलब है कि नमामि गंगे अभियान गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया था, जिसके तहत अविरल गंगा, निर्मल गंगा, जन गंगा और अर्थ गंगा जैसे प्रयासों ने गंगा जल की गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार किया है। को एक बड़ी कामयाबी मिली है। UNEP ने दुनिया के 10 सबसे बड़े वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप कार्यक्रम में नमामि गंगे को भी रखा है और इस कामयाबी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक मौजूद हैं। सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और कैसे हम लोगों ने इसको अब मान के चलें कि वैश्विक स्तर पर भी नमामि गंगे को पहचान मिलने लगी है? नमामि गंगे सिलेक्शन इज ए बिग अचीवमेंट फॉर अस, बिकॉज ये प्रोग्राम जो 2014 में जब मोदी जी की सरकार है तभी से चल रहा है
and the commitment of the Prime Minister to the environment is known because of his involvement in the other solar programs and other various programs. तो दिस इज़ वेरी अपॉर्चुनिटी मोमेंट में आया, क्योंकि अभी हमने G20 का भी लीडरशिप अभी December 1 में संभाला है, तो December 13 को ये अवार्ड मिलना एक अच्छा मैसेज आएंगे कि इंडिया इज़ कमिटेड टू एनवायरनमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑल्सो। पिछले 7 साल में हमने अबाउट 900 mld ट्रीटमेंट कैपेसिटी किए थे, और इस साल में अब तक एक साल में 900 mld का ट्रीटमेंट कैपेसिटी तैयार हो चुका है, और अगले 2-3 महीने में ऑलमोस्ट 2000 mld कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने बायोडाइवर्सिटी में भी काम किया था, वो डॉल्फिन्स को बचाने के लिए और ओटर्स और सबको बचाने के लिए भी रेस्क्यू करके उसका नंबर बढ़ाने में जो भी काम किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और कौन कौन से ऐसे उसमें पॉइंट्स थे जो कि जिससे कि नमामि गंगे को वैश्विक रूप से ऐसी पहचान मिली है? तो थॉरोली इसको देखा गया होगा, क्योंकि UNEP का अवार्ड मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो क्या तैयारियाँ की गई थी और क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर रखे गए थे आपकी तरफ से? ये दे हैड आइडेंटिफाइड अबाउट 10 प्रिंसिपल्स फॉर identification. वो तो what was impact of the interventions, what is the type of interventions, people's participation, technology, then the involvement of various stakeholders in that. I said 10 points बना हुआ था, तो उसी के बेसिस में उसका मार्किंग दिया गया था। पिछले 5-6 महीने से इनके टीम यहाँ के हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें देखने गया था, वहाँ से लोगों से इंटरेक्ट किया था, और लोगों से पूछ के हाउ मच जो नमामि गंगे प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, तो दे वर आल्सो इम्प्रेस्ड विद द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी मीटिंग, हॉल्टिंग एंड रिस्टोरिंग द डैमेजेस टू द एनवायरनमेंट, उसी पे हमको ज़्यादा मार्क मिला। तो UN के गोल में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गोल है, और उसको निभाने में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका आज से रही है, उसमें नमामि गंगे का जो UNEP के द्वारा जो अवार्ड मिला है वो एक रिकॉग्निशन माना जा सकता है। अपने कैमरामैन मोहित जोशी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और किसानों की आमदनी को दोगुना करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है, और इस दिशा में अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोग अब इस बात का महत्व समझने लगे हैं कि कृषि में अवसर पैदा किए जा रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के अंबवाला निवासी राहुल देव सिंह चौहान, जो वैसे तो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में कार्यरत हैं, लेकिन जब कोरोना काल के दौरान वो अपने घर आए, तभी से उन्होंने अपनी भूमि पर खुद का रोजगार करना शुरू किया। राहुल ने अपनी जमीन पर एग्रो टूरिज्म के तहत अनेक प्रकार के फूलों, सजावटी पौधों की खेती आधुनिक तरीके से करना शुरू की, और देखिए आज उनका ये व्यवसाय एग्रो टूरिज्म में एक नई पहचान बना रहा है। वो यहाँ पर किसानों को बीज लगाने से लेकर बीजों की मार्केटिंग के बारे तक में जागरूक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 7 परिवार हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अब उनको यहाँ पर नर्सरी कैसे की जाती है, फ्लोरिकल्चर का कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। धीरे धीरे अभी हमारा है कि अगले 3 साल में करीबन 30 फैमिलीज तक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, और 5 साल में करीबन 50 फैमिलीज। तो इसमें एक और चीज़ होगी, जैसे रॉ प्रोडक्ट है वो हमारा अपने पास तैयार होगा। हमने यहाँ पर बैम्बू की फसल भी अभी शुरू की है। रॉ प्रोडक्ट आपके पास है, आप यहाँ से डायरेक्ट गाँव में जो महिलाएं हैं या दूसरे बुजुर्ग हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट आपका उनके पास चला जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हम अपने यहाँ लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपना कुछ सेलिंग का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, ताकि इस बिजनेस को प्रमोट किया जाए, इस एंटायर कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो समय समय पर लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। राहुल देव के प्रयास से एग्रो टूरिज्म के किसानों का मनोबल बढ़ रहा है, और पंचायत क्षेत्र में काफी संख्या में किसान यहाँ आकर ये कार्य देख रहे हैं। इनका एक मकसद है कि प्रोफेशन के साथ साथ हमारे गांव के जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको इससे जोड़ा जाए, और लगभग 7 से 10 परिवारों को अभी भी यहाँ पे काम दे करके रोजगार दे रहे हैं, और आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर लगभग 50 से 100 परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा, और लोगों को ट्रेन करके जो है उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह फ्लोरिकल्चर का जो इनका प्रोजेक्ट है, उससे भी लोगों को जोड़ा
जाएगा और नवरात्रों से ही इस बार जो है हमारा फ्लोरिकल्चर का आम्बोला में अच्छा बिजनेस हब यहाँ पे बनने जा रहा है। तो नेचुरली है जो जहाँ हमारी पंचायत को एक अच्छा बेस मिलेगा, पंचायत का नाम होगा, तो हमारे जो आसपास के बेरोजगार महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से राहुल देव का किसानों को वैज्ञानिक और जैविक खेती से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय कदम है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। सोमवार को लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं ध्रोल और राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2565 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को 5 रुपए बढ़कर 2570 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2640 रुपए। 19 दिसंबर को उसके भाव में 80 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 2560 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी गेहूं के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। 19 दिसंबर को यहां गेहूं का भाव 15 रुपए की गिरावट के बाद 2740 रुपए से 2725 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 16 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 82,50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 286,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 278,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 5,850 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 165 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,015 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,540 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए उछलकर 7,550 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। 17 और 19 दिसंबर को यहां उड़द 8,000 रुपए पर बिकी। वहीं ओडिशा की बोनाई मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 17 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 12,000 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को भी 12,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार हल्दी और अदरक की खुदाई कर लें। असम के पहाड़ी इलाके में ही रोग से प्रभावित बैंगन के पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें। यही कैनोला की उपज बढ़ाने के लिए फूल आने के बाद कैनोला और सरसों के खेत में प्रति हेक्टेयर मधुमक्खियों की 5 कॉलोनियां लगाएं। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं और रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही बोरो धान की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए रात के समय पॉलीथीन शीट से ढक दें और सुबह हटा लें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही गेहूं की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियां भी लगाते रहें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाते रहें और तैयार खेत में इनकी रोपाई कर लें।
यहीं इस समय कैनोला और सरसों में सिंचाई करें। इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, बैंगन, मूली और बीन्स जैसी पत्तेदार सब्जियों में भी सिंचाई करें। असम के बराक घाटी इलाके में साली धान की कटाई करते रहें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ बोरो धान की नर्सरी को ठंड से बचाएं और रोपाई के कम से कम 15 दिन पहले खेत तैयार कर लें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान इस समय गेहूं की बुआई और बोरो धान की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ रबी की दलहन जैसे मसूर, राजमा और मटर के अलावा अलसी और नाइजर जैसी तिलहन की बुआई जारी रखें। यहीं इस समय साफ मौसम का लाभ उठाते हुए पहले से तैयार साली धान की कटाई और गहाई करते रहें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजधानी दिल्ली में कहा कि भारत आज विश्व में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम रखता है। 650 से ज्यादा जिलों में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस बात का संकेत है कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का परचम किस प्रकार लहरा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला हॉकी टीम ने देश का नाम बढ़ाया है। खेलो इंडिया के 1000 सेंटरों की स्थापना से वर्तमान सरकार ने इसमें अभूतपूर्व योगदान दिया है। एनआईए ने सोमवार को श्रीलंका और भारत के बीच अवैध नशीली पदार्थों और हथियारों के व्यापार से जुड़े एक मामले में श्रीलंका के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इन आरोपियों को तमिलनाडु के त्रिची के विशेष शिविर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से एक बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 24 लोग घायल हुए हैं। दनकौर थाना क्षेत्र में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने यह हादसा हुआ है। और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोहरे के कारण रेलवे की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, तो वहीं इंडिगो की दिल्ली जा रही एक फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट कर दी गई। जम्मू कश्मीर में शोपिया के मुंचमार्ग इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।